हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो देखिए, फ्रेंड का मतलब तो आपको पता ही होगा कि दोस्त होता है, फो का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे दोस्त भी होते हैं और साथ ही साथ हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो दोस्त कैसे होते हैं, हम लोगों ने इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी देखा था कि काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और वो हेल्प करते हैं और काफ़ी सारे हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचा देते हैं, प्लांट्स को भी हार्म पहुंचा देते हैं। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या है, हमने काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रो होते हैं और हम लोगों को अपनी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब रेनी सीजन होता है तो ब्रेड के ऊपर क्या वो ग्रीन 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 सा जम जाता है ना, ग्रीन सा, ग्रे सा, ऐसा कुछ जम जाता है। तो ये जो पैचेस होते हैं, जब आप इसको माइक्रोफाइंग ग्लास से देखते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि कुछ ऐसे ऐसे करके रेंग रहा है ना। तो वो फंगस होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वही है। इस पर आपको एक्टिविटी दी हुई है कि आपको क्या करना है, मॉइस्ट सॉइल, थोड़ी गीली मिट्टी लेनी है, उसको बीकर में रखना है, उसमें थोड़ा पानी रख देना है और फिर उसको मतलब मिट्टी ली, पानी लिया और माइक्रोस्कोप से उसको देखना है। तो आपने क्या देखा, छोटे छोटे कीड़े कीड़े से दिखते हैं। ठीक है, यही है इसमें। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो आपको घूमते हुए दिखते हैं। जो कढ़ी होती है ना, सॉरी कढ़ी कह रही हूँ, दही जो होती है, दही में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद आपका कभी दही खाने का मन ना करे, ऐसे 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 करके घूम रहे होते हैं, मगर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाटर हो गया, मिट्टी होगी, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। मतलब सारे माइक्रोब्स नहीं होते, बट बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं। दीज माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम लोग उनको अनएडेड आइज से नहीं देख सकते। मतलब बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम ऐसे ही देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। कुछ होते हैं, इसमें से फंगस होते हैं जो कि ब्रेड पे ग्रो हो जाते हैं। हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हमें वो दिख जाएगी। अदर जो हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी हम उसको नहीं देख पाते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम उनको 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो या तो बैक्टीरिया होते हैं, या फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और एल्गी भी ये होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? या फिर अगर आपसे पूछें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो ये काफ़ी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन बाय अनएडेड आइज एंड कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। दे आर ऑफ 4 टाइप्स: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। एक और भी टाइप होता है, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस भी जो हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते हम उसको, मगर ये बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं ना, ये वायरस, ये तभी, मतलब अगर ये वायरस टेबल पे पड़ा है ना तो आप समझ लीजिए मरे हुए के समान है। बट अगर आपके हाथ पे वो वायरस आ गया तो आपका हाथ लिविंग एक चीज़ है, तो आपके हाथ पे ग्रो, मतलब किसी के भी हाथ पे ग्रो करना वो शुरू हो सकता है। तो वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप में तो डेड होते हैं, बट अगर वो किसी लिविंग के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब वो लिविंग हो जाते हैं। विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, मतलब किसी दूसरे बैक्टीरिया पे वो चिपक सकता है वायरस, किसी प्लांट पे चिपक सकता है, किसी एनिमल पे। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन द फिगर 2.5। ये देखिए, ये तो बैक्टीरियाज हैं, ये वाले देखिए कैसे बैक्टीरियाज होते हैं ये। और 2.5 ये देखिए, ये फंगी है ना। और ये वायरस की बहुत ही अलग अलग शेप्स होती हैं। आजकल क्या चल रहा है, आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, है ना। कोरोना वायरस एक कॉमन कोल्ड का वायरस है, अब जो चल रहा है वो कोविड-19 है। ये देखिए, वायरस ऐसे होते हैं, ठीक है, क्राउन शेप होती है इनकी।
तो ये बैक्टीरिया है। और हमारे ये एल्गीज़ जो है इस तरीके की होती है। एल्गी के एग्जांपल आप एक स्पाइरोगायरा एल्गी का इसका एग्जांपल याद कर लीजिए। और प्रोटोजोआ जो है वो एक अमीबा पैरामीशियम। ये दो एग्जांपल्स ना आपको याद कर लेने चाहिए। और अमीबा पैरामीशियम तो एग्जाम में बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अमीबा पैरामीशियम, ठीक है, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। एल्गी के एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, ठीक है। और फिर हमारी ये वाली जो फंगी होती है इसमें आप ब्रेड मोल्ड पे क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड फंगस का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखते हैं। ये देखिए वायरस जो हैं वो इनसे अलग होते हैं और सिर्फ वो किसी एक लिविंग बॉडी के अंदर ही जा कर के एक्ट कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड जैसे कि जो हम लोग जो ज़ुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा जो कॉमन फ्लू हो जाता है, कफ्स वगैरह, ये सब वायरस की वजह से होती है, ठीक है। जो वायरस होते हैं ना उनकी वजह से क्या होता है, कोल्ड होता है, कफ हो जाता है, खांसी जुकाम होता है वायरस की वजह से। सीरियस डिसीज़ जो होती हैं जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी एक वायरस ही होता है। तो जब पोलियो हो गए, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी क्या होते हैं, पोलियो चिकन पॉक्स भी वायरस होते हैं। पोलियो चिकन पॉक्स भी क्या होता है, पोलियो चिकन पॉक्स भी एक वायरस ही है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए वायरस का तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये वायरस के एग्जाम्पल हैं। और डिसीज़ जैसे कि डाइसेंट्री और मलेरिया ये प्रोटोजोआंस कॉज करते हैं, वेयर एज टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है। आपको एग्जाम्पल्स ना याद करने पड़ेंगे। ये वाले जो प्रोटोजोआंस होते हैं ना वो पेट खराब कर देना, उल्टियाँ लाना, इंसान की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब कर देते हैं। और मलेरिया जो है ये पानी वगैरह पे पनपते हैं, पानी पे, खाने पे, स्पेशली गंदे पानी में ये डाइसेंट्री और मलेरिया होते हैं। तो प्रोटोजोआ वहाँ पर होता है, वो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है। तो आपको ये याद करना है कि ठीक है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। तो प्रोटोजोआ से डाइसेंट्री और मलेरिया, क्योंकि आपको एग्जाम में दो आ सकते हैं कि वन वर्ड में कि बैक्टीरिया किस से होता है, मतलब बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ होती है। या फिर आप उसको दे देंगे कि ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है। और मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। टाइफॉइड हो गया और ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया से होता है। तो हमें ये इमेज दिख गई इसकी। अब आगे देखते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कहाँ पर हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना एक लौता सेल भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल में भी एग्जिस्ट कर सकता है। और सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, बैक्टीरिया की तरह, एल्गी की तरह, प्रोटोजोआ की तरह सिर्फ एक सेल में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर के, जैसे कि जो एल्गी होती है और फंगी होती है इसकी तरह भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। डेजर्ट से लेकर के मार्शी लैंड, बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहता है वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं दूसरों पर, और वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब जैसे वायरस है, वायरस तो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, है ना, कुछ जो है अपने आप में भी रह लेते हैं आराम से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। काफ़ी सारे जो है काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं और काफ़ी सारे बहुत हार्मफुल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ कॉज करते हैं। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पहले हम पढ़ेंगे। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, कई सदियों से अल्कोहल शराब बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। तो ये कैसे होंगे, ये फ्रेंडली होंगे। आपने सुना होगा ना अपने घर में कभी कि खमीर उठ जाता है, खमीर जो है ना वो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से ही उठता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए भी कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि सब्जी की जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, एनिमल्स के जो फीसेस जो एनिमल डिस्चार्ज कर देते हैं, एनिमल का गोबर जो होता है उसको हार्मलेस और यूजेबल फॉर्म में बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको सड़ाते जाते हैं और सॉइल में मिला देते हैं, इससे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये वाला बैक्टीरिया तो काफ़ी हार्मफुल हो गया है ना, हार्मलेस, क्योंकि जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको तोड़ के हार्मलेस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। फिर बैक्टीरिया जो है काफ़ी सारे मेडिसिन के यूज़ में भी आते हैं,
ठीक है। एग्रीकल्चर में भी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया, हम लोगों ने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल को, है ना। तो सॉइल फर्टिलिटी होती है, सॉइल को और ज़्यादा अच्छा करने में भी ये हेल्प कर देते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मतलब जो दही है और ब्रेड है किस तरीके से बनती है, बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है। मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। कर्ड्स जो है, मिल्क है ना, मिल्क में आप कुछ बैक्टीरिया डाल दीजिए और उससे कर्ड बन जाती है। मतलब आप थोड़ा सा मिल्क को गर्म करिए और उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच दही डाल दीजिए और फिर पूरा का पूरा वो दही जम जाती है ना। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क से जो कर्ड बनती है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनती है, तो लैक्टोबैसिलस। आपको ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है, कि लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी हेल्प से ही, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से ही क्या बनता है, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से मिल्क से कर्ड बनती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मिल्क में मल्टीप्लाई होता जाता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया जो है वो चीज़ बनाने के भी काम का आते हैं, पिकल्स बनाने के भी काम आते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि रवा या फिर सूजी जो है, इडली बनती है, भटूरे बनते हैं दही से, ये सब कौन हेल्प करता है, फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा। तो ये जो बैक्टीरियाज है ना, यही हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। तो जो कर्ड हो गई, कर्ड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इडली वगैरह जो बनाते हैं ना, उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस लगता है। इडली हो गया, केक हो गया, इन सब में क्या होता है, खमीर उठाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस लगाया जाता है। मैदा विद ईस्ट पाउडर, ईस्ट का पाउडर डाला जाता है। ईस्ट भी क्या है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आप मैदा में ईस्ट डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी, ये देखिए एक्टिविटी है कि मैदा में आप लोग को चीनी डालनी है, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना है, उसको मल देना है और ईस्ट का पाउडर डाल देना है। 2 घंटे के बाद जो आटा होगा आपको फूला हुआ मिल जाएगा। पहले ऐसा था ये मैदा, अब ये ऐसा फूला फूला सा मैदा हो जाता है। तो ईस्ट क्या करता है, बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन, क्योंकि वो सांस लेता है, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो सांस लेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और बबल जैसे निकलते हैं डो में से, ठीक है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो, बबल फिल हो जाते हैं और वो फूल जाता है। ऑन द बेसिस, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ईस्ट का बहुत ज़्यादा तो हेल्पफुल हो गया ना, ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और केक बनाने में। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, क्या बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वाइन बनती है इससे। एसिटिक एसिड, जो आप सिरका इस्तेमाल करते हैं, विनेगर, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, ईस्ट का इस्तेमाल होता है वाइन और एल्कोहल बनाने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, मतलब जो बार्ले हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इस पे ईस्ट की ग्रोथ करवा देते हैं, फिर वो सड़ता है, फिर उसमें से धुआं निकलता है फर्मेंटेशन के बाद, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, फिर हमारा ये यूज़ में आ जाता है। तो आपको इसमें ये करना है कि प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैसे करते हैं, ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, ईस्ट को ग्रो कराया जाता है किस पर, जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब आप समझ लीजिए वीट, राइस पर इसको ईस्ट को डाल दिया जाता है, फिर वो उसको ब्रेक करता जाता है और उससे अल्कोहल हमारी बन जाती है। अब देखिए, दिस इज स्मेल ऑफ एल्कोहल, जो यहाँ पे ये देखिए जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी में क्या है कि हम लोगों को 500 ml बीकर में पानी लेना है, मतलब आपको बीकर में 500 ml पानी लेना है और उसको 3/4, 500 ml का बीकर है ये, और उसको 3/4 आपको भर देना है और उसमें 2 से 3 चम्मच आपको शुगर डालनी है। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर बाज़ार में मिल जाता है, वो डालना है। जो मतलब आपने 500 ml का बर्तन लिया, उसमें 3/4 यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 350 ml आपने उसमें पानी भर दिया, फिर आपने उसमें 3 चम्मच शुगर डाल दी, फिर उसमें आपने थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दिया, फिर उसको आपने हल्का सा गर्म करके छोड़ दिया 4-5 घंटे के लिए। तो कैसी स्मेल आई, तो ये अल्कोहल की, शराब की स्मेल होती है। एज शुगर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, तो ईस्ट क्या करता है, ईस्ट ना शुगर को क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज फर्मेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और जो लुई पैश्चर थे ना, इन्होंने फर्मेंटेशन का जो है डिस्कवरी की थी 1857 में। वेरी इंपॉर्टेंट कि हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, लुई पैश्चर। ठीक हो गया। मेडिसिन में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो देखिए, वेन एवर यू फॉल इल, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स की टैबलेट देते हैं या फिर कैप्सूल देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, किसका, पेनिसिलिन का। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पेनिसिलिन है इसका जो सोर्स है ना वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये मेडिसिन क्या करती हैं, ग्रोथ को रोक देती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ को बढ़ा रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को ये रोक देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब बायो का मतलब यही ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनको रोकने का काम करती हैं, तो एंटीबायोटिक्स हो गई। दीज डेज काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स जो है इस्तेमाल होती हैं बैक्टीरिया और फंगी को मारने के लिए, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्लाइन एंड एर्थोमाइसिन, है ना। ये सारी की सारी कुछ ऐसी आपको याद करनी है, एक दो स्ट्रेप्टोमाइसिन याद कर लीजिए, आपने सुना भी होगा काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये एंटीबायोटिक है एक। आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह फंगी बैक्टीरिया की हेल्प से बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिसीज़। इनको हम लोग ना एक स्पेशल कंडीशंस में ग्रो करवा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होती हैं डिसीज़ को ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक जो जानवर होते हैं उनकी फीड के साथ भी, उनके खाने के साथ एंटीबायोटिक्स मिक्स करते हैं। जैसे कि पोल्ट्री में भी इनका इस्तेमाल होता है ताकि जानवरों को बीमारियों से बचाया जा सके, और ये प्लांट्स की डिसीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अभी देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियाज को एक तरह से कल्चर किया था, उगाया टाइप का था, बढ़ाए थे इन्होंने बैक्टीरियाज। उन्होंने एकदम से मिला एक स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड, मतलब ग्रीन सा मोल्ड उनको मिला, वन ऑफ हिज कल्चर्स प्लांट्स, ठीक है। और ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो मोल्ड जैसा मिला ना, इसकी वजह से बैक्टीरिया बढ़ नहीं रहे थे, और इनफैक्ट इट किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। और ये जो मोल्ड बढ़ रहा था ना, इसने काफ़ी सारे बैक्टीरिया को मार दिया, और इसी से इन्होंने खोज की पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन ने बहुत ही ज़्यादा सारी बीमारियों को ठीक किया था, ठीक है। पेनिसिलिन की इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से खोज की थी, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं जानवरों को भी दी जाती हैं, प्लांट्स को भी लगाया जाती हैं। और ये है कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स हम लोगों को बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है बॉडी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो हमेशा आपको वायरल फ्लू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लें, खुद से ना लें। अब आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, व्हेन अ डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी। जब डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब मतलब जिसमें डिसीज़ है, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो हमारी बॉडी ना खुद ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है। इसका ये मतलब है जैसे कि हमारी बॉडी में ना ताकत होती है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ना शुरू कर देती है, और इसी को ही एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, ठीक है। इन्वेडर बाहर से जो आ रहा है उससे लड़ना हमारी बॉडी शुरू कर देती है। बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, और बॉडी ये भी याद रखती है कि जो माइक्रोब आया था जिससे हमने पहले लड़ाई करी थी, अगर ये दोबारा आता है तो भी हम इससे लड़ाई कर लें, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है कि मरे हुए या फिर बहुत ही वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में डाले जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को उनसे लड़ना और उन्हें मारना आ जाए, ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है ना वो हमेशा हमारी बॉडी में रहती हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एंटीबॉडीज़ बाहर से नहीं, हम लोग की बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। तो कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया, फंगी वगैरह आती है तो हमारी बॉडी उससे लड़ना शुरू कर देती है। तो अगर हम क्या करें, पहले अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया या फंगी या वायरस आया तो हो सकता है हमारी बॉडी लड़ने में सक्षम ना हो, तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि वीक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, फिर हमारी बॉडी उनसे लड़ना सीख जाती है। तो अगर कोई उसके बाद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग भी आया ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह, तो हमारी बॉडी उससे लड़ लेती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स। इस तरीके से वैक्सीन वर्क करती है। काफ़ी सारी डिसीज़ जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये सारे के स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह ये सब वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। एडवर्ड जेनर जो है, उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स से पहले बहुत लोग मरते थे, तो ये एडवर्ड जेनर है, इन्होंने वैक्सीन बना ली थी
इसकी स्मॉल पॉक्स की। चाइल्डहुड में आप लोगों को काफ़ी सारे बचपन में ना बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज़, काफ़ी सारी डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को इन सब डिसीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि मतलब इसलिए क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए समय समय पर। आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह देखे होंगे कि जो बच्चे हैं पोलियो से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना हो किसी को पोलियो, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारे देश में चलाया गया है। इससे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। ये एक्चुअली क्या होती है, ये एक वैक्सीनेशन होती है ताकि बच्चे को पोलियो ना हो। अगर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलियो किससे होता है, अगर आपको याद है तो आप बताइए कि बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, किससे होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं बच्चे पोलियो के अगेंस्ट, तो उसके लिए क्या हम लोग को वैक्सीन दी जाती है बचपन में। वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्टार्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए। वर्ल्ड के काफ़ी सारे पार्ट से स्मॉल पॉक्स ख़त्म भी हो चुका है। और दीज डेज जो है वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके, ताकि ह्यूमन को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके बहुत सारी डिसीजेस से। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं ना वो एबल होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरियाज के बारे में, उनको फिक्सर्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है ना एटमॉस्फेयर की, उसको ले लेते हैं और सॉइल में पहुंचा देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे माइक्रोब्स को हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन को दे देते हैं प्लांट को जब उनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना वो ये काम करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो आप राइजोबियम कह सकते हैं या फिर आप वो पिछले क्लास में पढ़ा था, अब आप साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट साफ़ करना है ना। एनवायरनमेंट कैसे साफ़ करना चाहिए, तो पहली बूझों ने ऑब्जर्व किया कि गार्डनर जो है मैन्योर डाल रहा है और उसके फ्रेंड के साथ उन्होंने वेस्ट, प्लांट, वेजिटेबल एंड ये सब कलेक्ट किए और उन्होंने एक गड्ढे में डाल दिए वेस्ट डिस्पोजल के लिए। फिर वो डिकम्पोज हो गए और मैन्योर बन गए, ठीक है। इस तरीके से होता है, मैन्योर बन जाता है। आप भी बना सकते हैं कि आपके जो प्लांट, एनिमल और सबका वेस्ट है एक गड्ढा खोदिए, उसमें डाल दीजिए, मिट्टी से ढक दीजिए और कुछ समय बाद मैन्योर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो प्लांट वेस्ट होता है उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। कौन करता है प्लांट वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट? माइक्रोब्स करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं रिलीज बाय द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। और जो प्रोसेस मैन्योर बन जाता है वो पहले प्लांट सड़ गया था, ख़त्म हो गया था प्लांट, फिर उसके बाद वो दोबारा से मैन्योर की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा सॉइल को। तो ये पॉट वगैरह का इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग ये देखते हैं लार्ज अमाउंट जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकेइंग प्लांट के फॉर्म में होता है और कई बार डेड एनिमल्स जो कि ग्राउंड में तक चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद गायब हो जाते हैं। ये क्यों होता है? मतलब कुछ प्लांट है पड़े हुए हैं, सड़ सड़ के ख़त्म हो गए, जानवर ख़त्म होते हैं, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो इन पर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सब्सटेंस जो है प्लांट के द्वारा दोबारा से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए माइक्रोब्स जो है ना वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने का भी काम करते हैं, क्योंकि जो प्लांट सड़ रहा है, प्लांट है, एनिमल है, अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। बट माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको जल्दी सड़ा के ख़त्म कर देते हैं और वो ज़मीन में फिर से मिल जाता है। तो ये होता है हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल, अब हम लोगों ने अभी तक फ़ायदे देखे, अब हम लोग नुकसान देखते हैं। एक हम करते हैं नुकसान नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।